हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं जो मिक्स क्वेश्चंस हैं, किसी पर्टिकुलर चैप्टर को लेके नहीं है। सारे के सारे इसके अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस सारे के सारे उनसे हटके पेपर के अंदर कैसे टाइम सेव करना है हमको, इन तरीकों को अप्लाई करके बहुत चीज़ ज़्यादा हम सीखने के लिए जा रहे हैं। जिसके अंदर हम अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन देखेंगे आज कि अप्रोक्सीमेशन से कैसे कैलकुलेशन को सॉर्ट किया जाता है ना, यूनिट डिजिट कैसे इस्तेमाल की जाती है और मल्टीपल कैसे चेक किए जाते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें आज हम इन क्वेश्चंस के अंदर यूज करने के लिए जा रहे हैं। बाकी ट्रेडिशनल तरीका आई होप लोग जानते होंगे। मैं यही मान के इस क्लास को कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ट्रेडिशनल तरीका या बेसिक तरीके इन सब चीज़ों के, इन क्वेश्चंस के जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। द प्राइस ऑफ टेबल इज मार्क 30 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। किसी मेज का जो MRP है वो 30% अबव है किससे, CP से। ठीक, वैन अ टेबल वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 के डिस्काउंट पे बेचा जाता है तो उस टाइम पे 360 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक, हाउ मच प्रॉफिट विल बी अर्नड इफ सेम टेबल वाज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 15%। तो हमको ये बताना है कि जहाँ पे हम 20% का डिस्काउंट दे रहे थे, अगर वहाँ पे 15% का डिस्काउंट दें तो वहाँ पे प्रॉफिट हमारा फिर कितना होगा, जो पहले 360 हो रहा था 20% के देने के बाद। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं अपना। देखिए ये इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसमें बहरहाल कोई हम ट्रिक तो यूज करने के लिए जा नहीं रहे, ना ही कोई शॉर्ट ट्रिक इसकी ऐसी है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम के अंदर बैठ के आपके दिमाग में पहली बार में ही जो चीज़ हिट करे उसको आप अप्लाई कीजिए। बाकी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। आज के टाइम में कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा। बाकी हाँ, कुछ कैलकुलेशन को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को जानेंगे आज। तो देखिए इसके अंदर हमको क्या करना है, अपना स्टार्ट कर दीजिए। हमको पता है इसने कहा है कि CP और MP जो इसने दिया है हमको, अगर CP को हम 100 मान लें तो इसने कहा है MP को 30% अबव द कॉस्ट प्राइस किया है, मतलब 130 माना होगा। ठीक, अब यहाँ से इसने दो कंडीशन दे दी कि भाई एक तो ये कि इसने 130 पे, एक को तो 20% डिस्काउंट पे इसने बेचा। 20% डिस्काउंट पे बेचने का मतलब क्या होगा, 130 का 80% पे बेचा होगा। तो 130 का 80% कितना हो जाएगा, 13 अट्ठे 104, यानी कि 104 पे बेच रहा होगा। अभी क्वेश्चन को चलने दीजिए, 360 का जो प्रॉफिट हुआ है उसको छोड़ दीजिए। यहीं से हम, इसने आगे क्या कहा है, हमको बताना है कि 15% की छूट देने के बाद, 15% का डिस्काउंट देने के बाद उसको कितना प्रॉफिट होगा, हमको ये चीज़ बतानी है। यानी कि जब 15% का डिस्काउंट देगा तो 85% पे सेल आउट करेगा उसको। तो 130 का 85% कितना हो जाएगा, 130 का 85% मतलब ये कह रहा है कि इसको इससे जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। और 13 पंजे 65 का 5 हासिल कैरी हो गया 6, 13 अट्ठे 104 और 6 110। इसका मतलब ये हो गया 110.5 का क्या करेगा, इसको सेल आउट करेगा। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, कॉस्ट प्राइस तो दोनों कंडीशन में सेम था। जब 100 रुपये का लेके 104 का बेच रहा था, यानी कि 4 का प्रॉफिट हो रहा था, तो उसने कहा 4 हमारा ये यूनिट है, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसने पर्टिकुलर वैल्यू क्या दी है इसकी, 360 दी है। इसने कहा है जब 100 की चीज़ को 110.5 का बेचेगा, यानी कि 10.5 का उसको प्रॉफिट होगा, तो उस टाइम पे बताओ उसका प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ मनी कितना होगा। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मनी हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 की वैल्यू कितनी है 360 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो 10.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10.5 इंटू 90, जो कि डेसिमल कैंसिल हो जाएगा जीरो के साथ। 9 पंजे 45, 9 कम 9, 945 का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बाकी आगे हम क्वेश्चंस और बड़े आसान तरीके से करेंगे। ये कोई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें हम सॉर्ट कर सकते थे या कैलकुलेशन और भी अलग तरीके से कर सकते थे। बाकी आपको मैं एक बार फिर से समझा दूँ, 100 की चीज़ को 130 की बेच रहा था, 130 में भी उसने कहा क्या कहा कि एक बार 20% का डिस्काउंट दे रहा है, एक बार 15% का डिस्काउंट दे रहा है। जब 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो उस टाइम पे उसको 360 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको पता है डिस्काउंट तो हमेशा किस पे मिलता है, MRP पे मिलता है। तो 130 पे 20% का डिस्काउंट मतलब 26 रुपये का डिस्काउंट या 26 यूनिट का डिस्काउंट, तो 104 में सेल आउट कर रहा होगा। ठीक, जब 4 रुपये में सेल आउट कर रहा होगा 104 में, तो 4 का प्रॉफिट और 4 की वैल्यू उसने 360 दी हुई है। वो कह रहा है 15% का अगर मैं इस पर डिस्काउंट दूँ, यानी कि 85% पे सेल आउट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 110.5 में उसको सेल आउट कर रहा होगा। लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट कितना है उसका 10.5 का है, तो 10.5 की वैल्यू पूछ रहा था, वो हमने 945 निकाल के
बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बाकी इस क्वेश्चन को देखिए। आफ्टर सेलिंग एन आइटम इस शॉपकीपर अर्न्स 25% प्रॉफिट। एक आइटम को बेचने के बाद एक दुकानदार को 25% का लाभ हुआ। ठीक, यदि वह लागत मूल्य 5% बढ़ाता और विक्रय मूल्य 3.4% घटाता तो उसकी लाभ की जो राशि थी वो 74 क्या हो जाती, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, या डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तब 15% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने में सेल आउट करना होगा, ये चीज़ हमको बतानी है। मैंने जब ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखा था तो इस क्वेश्चन में मेरे दिमाग में जो चीज़ हिट की थी मैं वही आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन मैंने विद इन 15 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का आंसर मैंने क्लिक कर दिया था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन सारे के सारे कहीं ना कहीं या तो मॉक में पूछे हुए हैं या फिर प्रीवियस ईयर के हैं। मेरा कोई भी इसमें ऑप्शन सेट किया हुआ नहीं है। ठीक, मैंने देखी जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा बस मेरी नज़र फिर लास्ट में चली गई कि भाई 15% का क्या लास्ट में इसको प्रॉफिट देना है। 15% का प्रॉफिट देने का मतलब क्या है, जो भी इसकी CP आएगी, कॉस्ट प्राइस होगी, उस पर 115% हमको निकाल के बताना है। तो 115% हमको निकाल के बताना है। 115% का हमको पता है कि 23 × 5 होता है। ठीक, और 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किसी से भी कैंसिल आउट नहीं होगा। कैंसिल आउट नहीं होगा इसका मतलब ये है कि ऑप्शन के अंदर 23 तो होगा ही होगा। यानी कि 23 का मल्टीपल हमको चेक करना था बस। तो 23 का मल्टीपल जैसे ही मैंने चेक किया मुझे कुछ नहीं मिला। 840 कुछ नहीं होता, 1080 23 का मल्टीपल नहीं होता, 1120 भी 23 का मल्टीपल नहीं होता, क्योंकि 23 पंजे 115 होते हैं और ये 112 दिया हुआ है तो उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। लेकिन 23 चौके 92 होते हैं और मैंने 920 का आंसर टिक कर दिया था। इसी तरीके से आप मल्टीपल चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ दी होती है जिससे कि हम क्वेश्चन को काफ़ी आसान कर सकते हैं, अगर कुछ ट्रिकी है तो उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी आप भी अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन देखें तो लास्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत हमको नहीं होती, लास्ट की चीज़ देख के भी हम आंसर कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ अप्लाई की थी 2018 मेंस के अंदर CGL, और मुझे काफ़ी बेनिफिट इस चीज़ का हुआ था। मैंने कई क्वेश्चन मल्टीपल से टिक किए थे, कई क्वेश्चन यूनिट डिजिट से टिक किए थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन भी इस्तेमाल किया था। इस तरीके से हम कैलकुलेशन को काफ़ी आसान कर लेते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक, बाकी अगर इसका आप बेसिक भी देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले इसको रेज कर लेते हैं। आई होप आपको जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आप एग्ज़ाम के अंदर इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। देखिए इसने क्या कहा है कि 25% का प्रॉफिट लेके बेच रहा है, मतलब CP और SP का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, क्योंकि 25% क्या होता है, 1/4 होता है। या फिर इसको हम 40 और 50 कह लेंगे अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि अभी आप आगे देखिए क्या कहा है इसने कि लागत मूल्य पर 5% बढ़ा देता है। यानी कि 40 पे 5% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 का 5%, 4 पंजे 20, यानी कि 2 बढ़ा देगा तो 42 हो जाएगा। ऐसे ही इसने क्या कहा कि अगर हम विक्रय मूल्य को 3.4% डिक्रीज़ कर दें, यानी कि घटा दें, तो उस टाइम पे क्या होगा, 50 का 3.4% जब आप निकाल लोगे तो यानी कि 100 का आधा 50 है, 3.4 का आधा 1.7 हो जाएगा, और 50 में से 1.7 जाएंगे तो 48.3 क्या आ जाएगा हमारा, अब न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो CP और SP का नया सेलिंग रेशियो क्या आ गया, 42:48.3 आ गया। ठीक, अच्छा ये देखिए इसने क्या कहा है कि इसने अब ये कहा है कि जो पहले हमको प्रॉफिट हो रहा था, पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, 10 यूनिट का, और अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक मिनट, अब प्रॉफिट हो रहा है हमारा 6.3 का। तो ये कह रहा है 10 का और जो 6.3 का हमारा डिफरेंस है, इसने ये तो कहा कि दोनों प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि 10 - 6.3 कितना हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा। उसकी वैल्यू उसने 74 दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, इस डेसिमल को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर हमसे, देखिए इसने पूछा है कि 15% का लाभ देने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। CP कितना है, CP है 40 पे जब हम 15% का क्या देंगे, CP पे हम जब 40 पे हम 15% का प्रॉफिट देंगे तो 40 का 15% कितना होता है, 6 होता है। यानी कि 40 पे 6 हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 46 की वैल्यू हमको बतानी होगी कि 46 की वैल्यू कितनी है। एक की वैल्यू 20 है, 46 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46 × 20 = 920। यही इस क्वेश्चन का हमारे
आंसर था। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन हमने कितनी लंबी कैलकुलेशन कर दी है। क्वेश्चन में हमको ऐसे ही करना है। एक बात फिर से ध्यान में रखिए कि सारे क्वेश्चन इन पे होने वाले नहीं हैं। ये जो ट्रिक्स हैं या जो हम एक अपना एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिमाग लगा के इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हाँ लास्ट में हमको 15% का प्रॉफिट देना है तो 115% की बात होगी, और 115% में 23 तो आना ही आना है जो कि प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 23 का हमने मल्टीपल चेक कर लिया था। बाकी सब क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, इसलिए मैंने इसका बेसिक भी आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। जिन क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, इसलिए आप इनको कम से कम प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए और पेपर के अंदर अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। काफ़ी टाइम आप अपना वहाँ पे सेव कर सकते हो। ये देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12 मैन कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 डेज, यानी कि 12 आदमी किसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 10 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 24 डेज, 10 औरतें उस प्रोजेक्ट को 24 डेज में कंप्लीट कर सकती हैं, सेम प्रोजेक्ट को। ठीक है। 9 मैन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 6 डेज दे आर रिप्लेस्ड बाई 12 वुमेन। 9 आदमियों ने काम करना शुरू किया और 6 दिन के बाद हुआ क्या कि उनको हटा दिया गया और 12 वुमेन को वहाँ पे लगा दिया गया। इन हाउ मैनी डेज विल 12 वुमेन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो ये कह रहे हैं कि जो बचा हुआ काम है उसको जो 12 वुमेन हमने लगाई हैं, 12 औरतें लगाई हैं, उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। एक तरीका आप ट्रेडिशनल वाला आप जानते होंगे, टोटल वर्क वगैरह उस तरह से ना। बाकी इसको लिखने का दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, देखिए इसने क्या कहा है कि 9 पुरुष 6 दिनों तक काम करते हैं। तो हमने कहा कि 9 पुरुष 6 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 54 काम कंप्लीट कर लेंगे। और यहीं पे ये पूरा काम कितने दिनों में कर रहे थे, 12 पुरुष 15 दिनों में किसी काम को कंप्लीट कर ले रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 180 जो है टोटल वर्क था, 180 हमारा टोटल वर्क था, क्योंकि 12 मैन किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो 180 टोटल वर्क हो गया। और उन्होंने 9 आदमी ने 6 दिन तक काम किया है, यानी कि 54 ही काम किया है। इसका मतलब हम यहाँ से इसको डिवाइड करके 6 दूनी 12 और 3 पंजे 15, 3 3 9, या यहाँ से भी इसको डिवाइड कर लोगे 18 6 54 और 18 से 10 बार काट दोगे। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम, हमारा रेशो चल रहा है, यानी कि टोटल वर्क अगर 10 है तो उसमें से 3 काम किसने कंप्लीट कर लिया, मेंस ने कंप्लीट कर लिया। अगर टोटल काम हमारा 10 है तो बचा हुआ काम कितना रह जाएगा, एक बात बताओ, 10 में से 3 काम कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग कितना रह गया, 7 काम कंप्लीट रह गया, सॉरी इनकम्प्लीट रह गया। ठीक है, किस में से, 10 में से। इसको ये करेगा कौन, इसको करेंगी वुमेन। वुमेन कितनी, 12 वुमेन को करवाना है। किसको करवाना है, 12 वुमेन को करवाना है। ये पूछा है कितने दिनों में करेगी, हमने कहा डी दिनों में करेगी। अपॉन में यहाँ पे टोटल वर्क रखा हुआ है तो यहाँ पे अपॉन में भी हम वुमेन का टोटल वर्क रखेंगे कि पूरे काम को कितने दिनों में करनी थी। 10 महिलाएं 24 दिनों में किसी काम को कंप्लीट करनी थी, यानी कि इस 10 की वैल्यू हम सामने इसके रख देंगे। 10 वुमेन 24 डेज में उस काम को कंप्लीट कर रही थी। बस यहाँ से हम डी की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 2 जा 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो बची हुई जो रिमेनिंग हमारी ये औरतें थी जो हमने बाद में लगाई थी, 12 महिलाएं, ये इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगी, 14 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा हमने क्या किया इसके अंदर। फिर से समझ लीजिए एक बार कि 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, यानी कि टोटल काम कितना है, 180 है, हमको पता चल गया। अच्छा, टोटल काम जो ये है 180 है, ये महिलाओं के लिए भी 180 होगा, सॉरी 180 तो नहीं होगा लेकिन काम सेम है। 180 क्यों नहीं होगा, इफ़िशियंसी दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है, यहाँ पे वुमेन का देखें हम तो 10 × 24 यानी कि उनके हिसाब से 240 आएगा टोटल वर्क, लेकिन इफ़िशियंसी जब इनके हम लगाएंगे एम और वुमेन की दोनों की तो फिर काम हमारा सेम हो जाएगा। लेकिन उसको निकालने की हमको ज़रूरत नहीं है, आप ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो वो आपको निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद टोटल वर्क सेम करोगे। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई 9 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे थे, 9 आदमी ने 6 दिन तक काम किया, यानी कि 54 काम कर लिया। लेकिन यही आदमी 12 आदमी 15 दिनों में करते हैं, यानी कि 180 में से 54 काम कंप्लीट हो गया, 3/10 काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो बचा हुआ काम कितना रहेगा, 7/10 काम रह गया, जिसको कौन करेगा, वुमेन करेंगी। ठीक है, और हमको पता था यहाँ पे हमारा टोटल वर्क रखा, तो इधर भी हमको टोटल वर्क रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वुमेन। वुमेन कितनी, 10 वुमेन 24 दिनों में किसी काम को कंप्लीट कर रही थी, इसलिए बताना था कि 12 वुमेन बचे हुए काम को, यानी कि 7 काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, ये चीज़ हमको समझानी थी, बतानी थी मतलब। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 14 आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। A sum of 7930 is divided into 3 parts and given on loan at 5% simple interest. ठीक है, to ABC for 2, 3 and 4 years respectively.
इफ़ द अमाउंट्स ऑफ ऑल थ्री आर इक्वल आफ्टर देयर पीरियड ऑफ लोन देन ए रिसीव्ड अ लोन ऑफ। हमको बताना है कि ए को कितने रुपए दिए गए थे। एक 7,930 रुपये की कोई राशि थी, ठीक है, उसको 3 ABC में विभाजित किया गया है, उनको तीनों को दे दिया गया है, उनसे कहा है कि भाई 2 साल के लिए तुझे ए को दी गई है, 3 साल के लिए बी को और 4 साल के लिए सी को दी गई है वो राशि जो उनको डिवाइड करके दी गई है। अच्छा, उनका रेट क्या है? रेट 5% है। रेट क्या है? 5% है। और ये कहा है कि इसके बाद जब हम आपसे वापसी ये चीज़ लेंगे, हमारी जो राशि दी है वो प्लस इसका इंटरेस्ट, तो तीनों के तीनों हमको इक्वल अमाउंट देंगे। तो हमको ये बताना है कि ए ने कितनी राशि ली थी, ठीक। तो आपको ये, खैर जिन्होंने पहले क्वेश्चन किया हुआ है उनको पता ही है कि हम अपॉन में कर लेते हैं कैसे कैसे, पर फिर भी देख लीजिए कि ए को क्या मिला है। मान लीजिए ए को ए रुपये मिले हैं, ठीक, 7,930 की बात नहीं कर रहे, उसमें से हमने कहा कि ए को ए रुपये मिले हैं, 2 सालों के लिए मिले हैं और 5% पे मिले हैं, ठीक। तो उसको कितने परसेंट, 1 मिनट, ऐसे देखिए, ए की अगर हम बात करें तो उसको 5% 1 साल का देना है इंटरेस्ट, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट दे देगा वो? 10% इंटरेस्ट दे देगा। इसका मतलब क्या होगा कि 100% तो वैल्यू पहले लेगा वो, और 10% एक्स्ट्रा और उसको देना पड़ेगा जो कि ब्याज के रूप में होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का 110% देगा वो। अगर ए अमाउंट उसको मिला है तो वो 110% देगा, और तीनों के जो वापसी के अमाउंट हैं वो इक्वल हैं, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल कर लेंगे। इसी तरीके से हम कह देंगे बी को, अगर बी अमाउंट मिला है और वो 5% की दर से 3 साल तक उस राशि को अपने पास रखता है, तो 15% एक्स्ट्रा देगा उसको, यानी कि 115% देना होगा वापसी। ऐसे ही सी की बात करेंगे तो 5 चौके 20, 120% अपनी राशि का उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा जो उसने लोन लिया था, ठीक है उसका। बस यहाँ से ए, बी और सी का रेशियो क्या आ जाएगा? 1/110, 1/115 और 1/120। ये मैंने इतनी चीज़ लिख के दिखा दी, लेकिन जिसने क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर रखे होंगे वो जानते होंगे कि हमको ये कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट अपॉन में ही इनकी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। 5 से डिवाइड कर लीजिए अगर करना है तो, ये 22 आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से इनके एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम कुछ भी आए, हमको 22, 23, 24 में जो भी कुछ लेना है, मान लीजिए तीनों का मल्टीपल ही ले लिया हमने, लिख के दिखाने की बात है, बाकी इतना करने की ज़रूरत कुछ नहीं है। हमको पता है 22 तो यहाँ से पहले वाले से कैंसिल होके ए की जो राशि आएगी वो 23 × 24 आएगी, ठीक है। रेशो बी की कुछ आएगी और रेशो सी की कुछ आएगी, लेकिन बी और सी से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है सिर्फ ए की राशि से। यही चीज़ यहाँ पे समझने की थी। बाकी अगर कोई इसको करेगा तो पहले सबको सॉल्व करेगा फिर आंसर निकालेगा। अगर कोई ऐसे ही ऑर्डिनरी तरीके से करेगा ना, इन जनरल जैसे हम करते हैं, तो सारा कुछ सॉल्व करके फिर आंसर निकालेगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ करने की। हम यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल चेक करने के लिए जा रहे हैं। हमको पता है कि ए की राशि जो होगी वो 23 × 24 का मल्टीपल होगी, क्योंकि वो तो यहाँ पे दी हुई है। और इसमें फिर से हमको दिख गया कि 23 आ गया। 23 तो किसी से कैंसिल आउट होने वाला है नहीं, बस 23 जब कैंसिल आउट नहीं होने वाला तो हमको ऑप्शन में चेक कर लेना है कि 23 का मल्टीपल कौन सा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा ए के लिए, ठीक है। ये देखिए, पहले वाले की बात करेंगे हम तो 3050 में से 23 से डिवाइड लगाएंगे तो 7 बचेगा, 75 हो जाएगा, और 23 या कितने होते हैं, 69 होते हैं, ये नहीं डिवाइड होगा। ये हो जाएगा 23 से कम 23, 4 46 हो जाएगा, आगे 46, 23 दूनी 46 होते हैं, ये होगा। ये ऑप्शन फिर से बता दूं, मैंने सेट नहीं किए हैं, एग्जाम के अंदर ऐसे ही आए हुए थे, ऐसे ही पूछे हुए थे, ठीक है। बाकी इसको आप करोगे तो ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा। 2800 तो बिल्कुल भी नहीं होगा 23 से, इसलिए इसको भी हम टिक नहीं करेंगे। बी इज़ द राइट आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। हमको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ये क्वेश्चन नहीं था, बस हमको सिर्फ ये पता था हमको ए का हिस्सा निकालना था कि रेशो में कितना आ रहा है ए को कितना अमाउंट, सॉरी ए को कितनी राशि मिल रही है जब हम इनका रेशो निकाल रहे हैं रेशो के टर्म्स में। तो रेशो के टर्म्स में हमको दिख गया 23 × 24 मिलेगी, और 23 × 24 का मतलब ये है फिर यहाँ से बी की भी निकालोगे या फिर सी की भी निकालोगे, फिर तीनों को ऐड करोगे, ऐड करके उसको इक्वल रखोगे 7,930 के, फिर उसके बाद इसकी राशि निकालोगे। इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उससे पहले हो सकता है ऑप्शन 2 मिल जाते एक से डिवाइड होने वाला, फिर हमको सॉल्व करना पड़ता आगे फर्दर, लेकिन जब अभी एक मिल रहा है तो हम एक से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि 23 हमको पता है किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 23 का मल्टीपल ऑप्शन के अंदर होना ही होना चाहिए। और जैसे ही हमने देखा 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमको मिल गया और हमने टिक करके अपना आंसर
दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अ सम ऑफ 10,000 इज लेंट एट 13% पर एनम CI, फाइंड CI फॉर थर्ड ईयर। तीसरे साल का हमको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। जब हमने 10,000 रुपये क्या किया है, 10,000 रुपये की राशि 13% के CI पर उधार दिया है किसी को, तो पूछ रहा है कि 13 साल सॉरी थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो ट्री मेथड आप जानती होंगे, बाकी आपको फिर से एक बार समझ लीजिए। इसको हम 100 मान लें तो पहले साल के लिए 13 मिलेगा, दूसरे साल के लिए भी 13 मिलेगा, तीसरे साल के लिए भी 13 मिलेगा। ये पहली वाली जो लाइन आती है ये आती है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की, लेकिन दूसरे साल में इस 13 पे भी 13% मिलेगा, जो कि होता है 1.69। इतनी चीज़ें दिमाग में करनी पड़ेंगी आपको, और एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो, टाइम बचाना है तो। अदरवाइज़ प्रैक्टिस कीजिए और इस लेवल तक पहुँचिए अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो। और यहाँ पे भी दो हमारे 1.69 आ जाएंगे और 1.69 ही आ जाएंगे, क्योंकि इसका और इसका भी यहाँ पे आएगा 13%। तीसरे वाले में हमारे 1.69 जो ये वाला है इसका भी 13% आएगा यहाँ पे। एक मिनट, ये वाला जो हमारा 1.69 है इसका भी 13% आएगा। अब देखिए, इसको अगर हम कैलकुलेट करने बैठेंगे ना तो काफ़ी लेंथी हो सकता है, हो ही जाएगा। लेकिन जैसे ही हम ऑप्शन पे नज़र मारते हैं, ऑप्शन की हेल्प ज़रूर लीजिए। ऑप्शन की हेल्प लेंगे तो काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही हमने क्वेश्चन की हेल्प ली, हमको दिख रहा है कि हाँ कुछ दूर हमारे ऑप्शंस हैं, तो हो सकता है बात बन जाए कि हम अप्रोक्सीमेशन में ले लें चीज़ों को। देखिए, जैसे कि हमको तीसरे से कौन कौन सा है, ये है। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो इतना ही होगा, तो इसमें हम ऐड करेंगे 13, ये है 1.69 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.69 को भी 1.7 लिख लो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो, इसको भी 1.7 लिख लो, यानी कि 17 दूनी 34। तो 13 और 3 16.4 तो यहाँ से आ गया। बाकी जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट बहुत छोटी वैल्यू बनेगी, 0.2 के समथिंग आएगी। उसको लिखो मत लिखो, ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, यानी कि 16.6 के आसपास हमारा क्या आएगा, 16.6% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा तीसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन बात जब हमारी 100 पे चल रही है, 10,000 पे चलेगी, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ लगा रहे हैं, तो 16 पॉइंट कितना आया था हमारा, 6 आया था ना, तो इंटू 100 यहाँ भी कर दो, यहाँ से इसको हटाओगे ये चला जाएगा, तो हमारा लगभग 1659.97 या फिर 1660 देखो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आ रही थी, और हम इसको टिक करके आसानी से आगे निकल सकते थे। बाकी आप करना चाहें बेसिक तो कर लीजिए, इनको जोड़िए, और बिल्कुल एक पॉइंट तक जाना है तो 1.69 की मल्टीप्लाई का 13% निकालिए, उसको ऐड कीजिए, फिर भी आंसर आपका यही आना है। इसीलिए आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, हमने 1.69 को क्या किया, 1.7 लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को, और इस वाली 1.69 को हमने काउंट ही नहीं किया, क्योंकि हमको पता है बहुत छोटी वैल्यू बनने वाली है जो हमने यहाँ पे कवर कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, पी टेक्स 10 days टू कंप्लीट 40% ऑफ अ वर्क। किसी काम के 40% को करने के लिए पी को कितना टाइम लग रहा है, 10 दिन लग रहे हैं। वाइल क्यू टेक्स 18 days टू कंप्लीट 75% ऑफ द सेम वर्क। उसी काम के 75% को करने के लिए क्यू को कितना टाइम लग रहा है, 18 दिन लग रहे हैं। और जब पी एंड क्यू टुगेदर स्टार्ट ए वर्क, दोनों ही जब काम को स्टार्ट करते हैं एक साथ, बट पी लेफ्ट आफ्टर फ्यू डेज, पी कुछ दिनों के बाद उस काम को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो क्यू कंटिन्यूड वर्किंग अलोन फॉर 3 days। क्यू ने क्या काम किया है, कुछ दिन मतलब लास्ट में 3 दिन और काम किया है। ऐसा करने पे हुआ क्या है, इफ़ 63% ऑफ वर्क वाज स्टिल लेफ्ट, यानी कि 63% काम अभी भी बचा हुआ है। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ वर्किंग डिड पी लेफ्ट, पी कितने दिनों के बाद छोड़ के गया है, हमको यही चीज़ क्वेश्चन के अंदर बतानी है। ठीक है, आप उसको जो जैसे करना चाहें वैसे कर लीजिए, बाकी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हमको इसकी क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है। ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहली बात तो जब 63% काम बचा हुआ है तो हमारा 37% काम ही कंप्लीट हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो हमको ये देखनी है। ठीक है, इसमें भी इन्होंने कैसे कैसे काम किया है, कुछ दिन तो दोनों पी और क्यू दोनों आए, लेकिन बाद में 3 दिन कौन आया है, केवल और केवल क्यू आया है। लास्ट में 3 दिन 37% काम में भी लास्ट के 3 दिन क्यू ने काम किया है, और स्टार्टिंग के कुछ दिन दोनों ने मिलकर काम किया है। तो यानी कि जब तक दोनों ने मिलकर काम किया, पी ने उसके साथ काम किया है, उसके बाद पी चला गया, क्यू अकेला बचा। तो हमको यही बताना है कि स्टार्टिंग का जो दोनों का कितने दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया है, अगर वो चीज़ भी हम बता
बाद उसको छोड़ के चला गया, क्यू को छोड़ के, ठीक है। तो हमको एक्चुअल में ये वाली चीज़ बतानी है, ठीक। क्वेश्चन तो हमारा समझ आ गया अभी। अब इसको करना क्या है वो देखिए, करना कैसे। इसने क्या कहा था कि पी किसी काम को 10 दिन लगते हैं उस काम के 40% को करने के लिए। हिंदी में 40% नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको देख लीजिए। जबकि क्यू को उस काम का 75% करने के लिए 18 दिन लगते हैं। अच्छा, क्यू ने बाद के 3 दिन काम किया है, बाद के 3 दिन क्यू ने जो काम किया है उसका अगर हम परसेंटेज निकाल लें कि उसने कितना काम किया है वो, तो हमारा कुछ बात बन सकती है। 18 दिन लगते हैं इसको कितने काम करने में, 75% काम को करने में। लेकिन लास्ट में 3 दिन इसने अकेले जो काम किया है उसको करने में कितने दिन लगेंगे, 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा ना, और 6 से फिर इधर भी डिवाइड लगाओगे तो 12×72 12.5% आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट के 3 दिन, शुरू के कुछ टाइम तो पी प्लस क्यू दोनों ने किया, बाद के 3 दिन क्यू ने किया। कितना काम किया, 12% क्यू ने उस काम का आखिरी के 3 दिन में किया जब वो अकेला था। काम टोटल हुआ कितना था, 37%। उसमें से 12.5% क्यू ने अकेला किया। इसका मतलब पी और क्यू ने दोनों ने मिलकर कितना किया होगा, 37 में से 12.5 हम निकाल दें तो कितना बचेगा, 24.5% काम पी और क्यू ने मिल किया होगा। बस क्वेश्चन हम लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। हमको पता है कि पी प्लस क्यू एक दिन में कितना काम करते हैं, पी प्लस क्यू एक दिन में कितना काम करते हैं ये हम निकालते हैं पहले तो। पी प्लस क्यू एक दिन में कितना काम करते हैं, पी कितना काम करता है, 10 दिन में 40% करता है, यानी कि एक दिन में 4% कर रहा होगा। प्लस ऐसे ही क्यू के एक दिन का काम निकाले तो क्यू क्या था, क्यू हमारा 18 दिन में 75% काम कर रहा था ना, 18 दिन में 75% काम कर रहा था। या यहाँ से भी हम देख सकते हैं, 75 कर रहा था 18 दिन में, तो यहाँ से हमारा एक दिन का आ जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड लगाएंगे तो 25 अपॉन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ये, ठीक है। इतना परसेंट हो गया है। या फिर पी प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ से कितने आ गई, एक दिन का काम पी प्लस क्यू का कितना आ गया, 6 चौक 24 और 25 49/6% काम ये कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 49.6%। लेकिन इन दोनों ने मिलकर काम कितना किया है लास्ट में, सॉरी स्टार्टिंग में 24.5%, और यही हमको इनके दिन बताने हैं। तो 24.5 को कितने दिनों में करेंगे, अगर वो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 49/6 काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 24.5, एक मिनट, पेन हमारा स्पेशल है थोड़ा, इंटू 6 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 49, ये इससे 2 टाइम्स जाएगा और 2 से 6 3 टाइम्स जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग के 3 दिन दोनों ने मिलकर काम को किया होगा, तब वो काम कंप्लीट हमारा हुआ होगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर से समझ लीजिए, एक मिनट। देखिए हमने क्वेश्चन के साइड में इसका सॉल्यूशन रख दिया, आसानी से हम इसको समझ पाएंगे कि कहना क्या चाह रहा था। हमको पता था, आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में समझा दिया था कि पी प्लस क्यू का हमको बताना था और क्यू ने लास्ट के 3 दिन काम किया था, तो ये भी हमारा 3 दिन आ गया, पहली बात तो ये, ठीक है। हमने क्या काम किया कि जो लास्ट में 3 दिन अकेले क्यू ने काम किया है, हमने उसकी परसेंटेज निकाल ली कि उसने कितना काम किया होगा उस 3 दिन के अंदर। मैं आपको बता दूँ, टाइम एंड वर्क जो है ट्रेडिशनल तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं, वही जो अपना एलसीएम वगैरह लेके ना, वो तो हम करते ही करते हैं। बाकी परसेंटेज के टर्म्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से हम बना सकते हैं और बना लेते हैं उनको परसेंटेज के टर्म्स में। जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे ना दूसरे तरीके से तो आप काफ़ी लेंथी जा सकते हो, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में देखिए हमने कितने आसानी से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। जैसे कि हमने को पता था कि 3 दिन में लास्ट में इसने 12.5% काम कंप्लीट किया है। टोटल काम इन्होंने क्या कितना है, 37% किया है, तो 37 में से 12.5% 3 दिन का काम है क्यू का। तो हमको पता चल गया है कि 24% जो काम है वो स्टार्टिंग में पी और क्यू ने दोनों ने मिलकर किया होगा। बस इसका ही हमको दिन निकालने थे। हमको पता चला कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना परसेंट काम करते हैं, 49.6% काम कर लेते हैं। तो 24.5% काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 3 दिन उनको लगेंगे, और यही क्वेश्चन के अंदर बताना था। आई होप आपको क्वेश्चन ये सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यदि किसी उत्पाद को 15,480 रुपये में बेचने पर 29% का लाभ होता है तो उसकी लागत मूल्य बताइए। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया। 129 की वैल्यू इसने कितनी दी हुई है, 15480, और हमसे क्या पूछ रहा है, 100 की वैल्यू पूछ रहा है। 15480 अपॉन 129 इंटू 100। ये क्वेश्चन मैंने दरअसल इसलिए लिया है कि जिससे आप समझ पाओ
यहाँ तो कैलकुलेशन आसान दिख रही है कि कर सकते हैं हम आसानी से, लेकिन फिर भी ऑप्शन की हेल्प लेके यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करके बिना कैलकुलेशन किए हम आंसर कैसे दे सकते हैं वो चीज़ समझिए। पहली बात तो क्या देखनी है कि 3 जीरो कहीं जाने वाले नहीं है, तो 3 जीरो आने हैं, इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसमें 3 जीरो नहीं आ रहे, ये नहीं हो सकता। बाकी हमारे पास अब क्या हुआ, ये 3 जीरो हटा दो सबके, ठीक है, यहाँ 10 रह गए, यहाँ 12 रह गया, हटाने नहीं है मतलब वो लगे रहेंगे, ऐसा नहीं कि हटाना है। बाकी यहाँ से भी हम 3 जीरो हटाएंगे तो हमारे पास 1548/129 बचेगा। और हमको पता है ये 9 जो है लास्ट का, ये जो 9 है ऑप्शन के यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके ये बनाएगा हमारा ऊपर वाले का जो लास्ट का डिजिट है। तो हमको पता है कि 9 का पहले ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या है, 10 है, 0 है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 देगा, हमको 8 चाहिए। 12 का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 देगा, ये ऑप्शन हो सकता है, पर लेकिन आगे को भी और भी चेक करने हैं। यहाँ पे हमारा क्या था, 08 बन रहा था, क्या बन रहा था, 08 बन रहा था। बाकी इतना तो ये तो आएगा नहीं, इस यहाँ से भी देखो 9 8 से क्या बनेगा, 72 बनेगा, यानी कि लास्ट में 2 आएगा, लेकिन हमको 8 चाहिए और ये तो पहले ही ख़त्म हो गया, तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट टिक कर सकते थे। ठीक, बस यही चीज़ समझानी थी कि यहाँ पे हमको इसको कैलकुलेट नहीं करना है, इसको डिवाइड लगा के नहीं देखना है, अपना टाइम इस चीज़ में वेस्ट नहीं करना है, लेकिन हमको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे लास्ट में अपॉन में 9 आ रहा है, तो 9 किसके साथ मल्टीप्लाई करके 8 देगा, किसके यूनिट डिजिट के साथ, तो हमको पता है 12 का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। 9 की मल्टीप्लाई जैसे ही हम 2 के साथ करेंगे तो इस हमारा ऊपर वाले का अंश का 8 ये दे देगा, और यही हम टिक करके जा सकते हैं। बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आंसर यही आना है, पर इस तरीके का इस्तेमाल हम काफ़ी जगह पे कर सकते हैं कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए। यही कुछ तरीके हैं जो कैलकुलेशन को बिल्कुल लगभग 80% तक ख़त्म कर देते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक एयरलाइन 1,25,000 रुपये की उड़ान की कीमत है उसकी, जिसमें से पहले 37.5% पे वो 62.5% की छूट की अनुमति देती है। शेष राशि पे वह एयरलाइन 37.5% की छूट देती है। फिर उड़ान पर दी जाने वाली समग्र छूट यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज हमको बतानी है। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें 125 जो 1,25,000 दिया हुआ है इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में हमको क्या बताना है, आंसर बताना है। तो हमको मनी जो उसने दी हुई है उसकी कोई भी नीड नहीं है। इसने क्या कहा था कि 37.5% जो है, 37.5% कितना होता है, 3/8 होता है, यानी कि 3 पे एक छूट दे रहा है वो, और बचे हुए 5 पे भी एक छूट दे रहा है। ठीक, इस 3 पे तो छूट दे रहा है वो 62.5% की, और इस वाले 5 पे छूट दे रहा है वो 37.5% की। तो ये बताना है कि टोटल छूट कितनी दे रहा है। अच्छा, हम क्या करेंगे अपनी सहूलियत के लिए, हम इनको 30 और 50 मान लेंगे, रेशो है, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे लेके करोगे 62.5% पूरा पूरा, तो कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन हमारे इतने भी क्लोज नहीं है कि बिल्कुल हम एक को एक डिजिट लेके, एक को एक डेसिमल के बाद की चीज़ें भी लेके कैलकुलेट करें, कोई नीड नहीं है। अगर इसको हम 60% भी ले लें तो अभी हम अपने आंसर के करीब पहुंच सकते हैं, क्योंकि 2.5% का ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ऑप्शन यहीं पे 48 होता, 47 होता, फिर हम नहीं ले सकते थे, लेकिन अभी भी ले सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं इसको 60% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पे कितने की दे रहा होगा, 40% की छूट दे रहा होगा। 37.5% को हमने देखिए क्या किया है, 62.5% को हमने 60 कह दिया, और 37.5% को हमने 40 कह दिया। दोनों को लगभग लगभग, एक को थोड़ा सा बढ़ा दिया, एक को थोड़ा सा घटा दिया, तो दोनों को आंसर में इतना ज़्यादा वेरिएशन आने वाला नहीं है। बस अब जैसे ही हम ये करेंगे तो हमको पता चल गया 60% की छूट ये दे रहा है, 40% की यहाँ पे दे रहा है, यानी कि 30 पे 60% की छूट का मतलब 6 या 18 की छूट दे रहा है। 50 पे 40% की छूट का मतलब 5 चौके 20 यानी कि 20 की छूट दे रहा है। कुल मिला के दोनों की छूट कितनी हो गई, 38 की छूट होगी। और 38 की छूट भी कितने पे हुई है, 30 और 50 मिला के 80 पे हुई है। ये कह रहा है कि 38 की छूट 80 पे होगी, परसेंटेज के टर्म्स में बताओ, क्या बताना है, परसेंटेज के टर्म्स में बताना है। तो कर लीजिए, बस कुछ नहीं बचा। यहाँ से भी देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, हमको पता है 380/8 बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा। और हमको पता है कि 8 की मल्टीप्लाई अगर हम 50 के साथ कर दें तो वो 400 देगा, यानी कि 50 से तो हमारा आंसर छोटा होगा, लेकिन 45 से बड़ा होगा। ठीक, 50 और 45 के क्या होगा, बीच में होगा।
तो 50 और 45 के बीच में एक ही ऑप्शन गिवन है जो कितना है 46.7/8%। इस तरीके से क्वेश्चन को हमको करना था। अप्रोक्सीमेशन इस तरीके से आपको इस्तेमाल इस क्वेश्चन के अंदर करना था। अजम्पशन भी कह सकते हैं इसको, एज्यूम की है हमने वैल्यू छोटी सी, एक को थोड़ा सा बढ़ाया है, एक को थोड़ा सा घटाया है। ये कैलकुलेशन का बहुत अच्छा तरीका है। कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं केवल और केवल तब जब ऑप्शन हमारे क्या हों, ज़्यादा करीब ना हो। बाकी अगर करीब ज़्यादा होते 45% गिवन होता, 47% गिवन होता, फिर हम ये चीज़ अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते थे। फिर हमको पूरी 62.5% लेना पड़ता और 37.5% लेके ही क्वेश्चन को करना पड़ता। ठीक है, लेकिन जब नहीं दिया हुआ था तो हमने आसानी से कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 10 संख्याओं का औसत 46 है। पहले 4 नंबर का औसत 35, अगले 3 नंबर का औसत 46। बचे हुए जो 3 नंबर हैं 8वीं, 10, 9वीं और 10वीं संख्या, उनका अनुपात 4, 4 और 6 के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 4, 4, 6 में हमको दिख रहा है कि 6 सबसे बड़ी संख्या है, 6 हमारी बड़ी संख्या है। तो बस क्वेश्चन में हम आंसर क्या दे सकते हैं ऑप्शन के अंदर कि 6 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर होगा। 70 6 का मल्टीपल नहीं है, 88 6 का मल्टीपल नहीं है, 55 6 का मल्टीपल नहीं है, 78 है। 78 ही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आज भी छोटे एग्जाम्स के अंदर, जहाँ पे आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसका बेसिक देखना चाहते हो तो आप देख लीजिए, उसमें भी कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें डेविएशन लगा देंगे। डेविएशन जो कोई ना जानता हो वो एवरेज की क्लास किसी और टीचर की देख लीजिए, अदरवाइज जब मैं पढ़ाऊँगा उस टाइम पे आप सीख लेना, है ना। हमको पता है 10 संख्याओं का औसत कितना है, 46 है। पहली 4 का 35 है, तो 46 माइनस 35 मतलब 11। 11 का तो डेविएशन यही हो गया, यानी कि 11 कम हो गई। लेकिन 4 टोटल संख्या हैं जिन पे 11 11 की कमी आई है, तो कुल मिला के कितने की कमी आ गई, 44 की 44 की कमी यहाँ पे हमको देखने को मिल गई। लेकिन अगली जो 3 संख्या थी वो 46 की 46 रही, यानी कि वहाँ पे कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं हुआ। तो 3 इंटू 0 यानी कि 0 का डेविएशन आया। ठीक, कुल मिला के 4 और 3 7 7 संख्या जो स्टार्टिंग की थी उस पर कितना डेविएशन हो गया, 44 का डेविएशन हो गया, यानी कि 44 कम हो गया वहाँ पे वैल्यू। 44 कम होगी तो बाद की जो 3 वैल्यू होंगी हमारी 8वीं, 9वीं और 10वीं, वहाँ पे इस 44 को हमको बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 4 4 और 6 के रेशियो में थी ना वो, तो 4 + 4 + 6 बराबर कितना होता है, 14 होता है। 14 की जो वैल्यू हो जाएगी, पहली बात तो 46 इंटू 3 होगा इनका सम, क्योंकि सबका एवरेज क्या था 46 था। सम निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 नंबर हैं। लेकिन इनको 44 और एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे, तभी सबका एवरेज क्या होगा 46 होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो फिर इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 46 इंटू 3 + 44 हो जाएगी। इसके बाद 14 की वैल्यू इतनी आ गई। आपको यहाँ से 6 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितनी आएगी। ठीक है, कर लीजिए आप यहाँ से 78 ही आ जाएगी M/और। ठीक, ये इसका डेविएशन मेथड होता है। बाकी एक्स वाई मान के करना है तो भी कर लीजिए, जिस जो भी आपके दिमाग में है उससे कीजिए एग्ज़ाम के अंदर बैठ के, अगर टाइम है तो। लेकिन टाइम सेव करने के लिए आपको ये तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर आज इतना कॉम्पिटेटिव, आप जानते हो कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है, वहाँ पे ये चीज़ें आपको ज़रूर आनी ही चाहिए। अगर नहीं आती तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे, नहीं कर पाओगे। मैं खुद बताऊँ कि मैंने 2019 2018 दोनों के CGL के मेंस में ये चीज़ें भर भर के इस्तेमाल की हैं और मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है, इसलिए मैंने इनके ऊपर सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ अ चेयर बाई ₹576, अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक कुर्सी के चिन्हित मूल्य को ₹576 कम कर देने के बाद भी एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि कुर्सी की लागत मूल्य ₹3,840 है और वो उसको MRP पे ही बेचे जो उसने चिन्हित मूल्य किया था उसका, तब ये पूछ रहा है कि तब बताइए उसका प्रॉफिट क्या होगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ₹3,840 की उसने एक कुर्सी बनाई, कोई भी एक आदमी है ना, शॉपकीपर के पास वो ₹3,840 की है। उसका MRP उसने कुछ सेट किया। ठीक, उस MRP पे 20% छूट दे दी। 20% छूट नहीं दी उसने, 576 की छूट दी है। कितने की दी है,
MRP पे 576 रुपये की छूट दे दी, लेकिन उसको फिर भी कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 20% का प्रॉफिट हो रहा था। यानी कि 3840 की ख़रीद के लाया, 20% का प्रॉफिट, तब जाके उसका सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे इन जनरल सोचोगे तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? आप करोगे कि 3840 का 20% निकाल लोगे, 20% निकाल के फिर SP आएगा आपका, है ना, जो भी कुछ आएगा उसमें आप 576 ऐड करोगे, फिर आपका MRP आएगा। MRP आने के बाद तब आप क्या करोगे? इसका परसेंटेज निकालोगे। लेकिन इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हमको पता है कि 20% का प्रॉफिट तो यहीं पे मिल रहा है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। बाकी जो अगर ये 576 है, इतना भी ये डिस्काउंट ना दे तो इसको भी तो किस पे बेचेगा? CPP ही फ़ायदा होगा इसको। 576 रुपये का जो फ़ायदा हो रहा है ये भी तो उसका CPP होगा, और CP कितना है? 3840 है। यानी कि 576 रुपये इसको और एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा? 576 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाएंगे। तो उसका हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हमको पता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है, CP पे होता है। अगर CP पे होता है तो हम यहाँ से इसका परसेंटेज निकाल लेंगे कि 576 रुपये अगर उसको और एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाएँ तो कितने % का प्रॉफिट यहाँ से उसको मिल सकता है। इससे इसको डिवाइड कर दिया, ठीक। बाकी अगर आप इसको करेंगे 6 5 11 7 18, 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा और 3 8 जा 24 होते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 27 हो जाएगा। 3 9 जा और 3 2 जा हो जाएगा, ठीक है। और अब किससे डिवाइड हो गई? 8 से कर लीजिए। 8 दूनी 16, 24 टाइम्स वो चला गया। और नीचे वाले को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48 हो जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा ही कुछ मिक्स हो गया है, थोड़ा नीचे करके इसको लिख लेते हैं। थोड़ा नीचे ले जाते हैं इसको। हमारे पास क्या बचा है? 1 मिनट। ये हमारे पास रहेगा 24 इंटू 10/16, ठीक। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 30/2 यानी कि 15% का प्रॉफिट हो इसको कब हो जाएगा? जब ये 576 और एक्स्ट्रा इसको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो 20% तो पहले ही मिल रहे थे, 15% और मिलने शुरू हो गए। कुल मिला के इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 35% का हो जाएगा। इतना सा एक क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था। इतना कुछ समझाने में मुझे आपको इतना टाइम लग गया, अदरवाइज़ क्वेश्चन को देख के ही आंसर आ जाना चाहिए था कि 35% आएगा, क्योंकि 20% तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। बाकी इसको 576 का और फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो 3840 पे 576 का फ़ायदा, मतलब परसेंटेज के टर्म्स में 15% का और एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो 20% प्लस 15% कुल मिला के कितना? 35% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन थे आज, और आशा करता हूँ आपको कैलकुलेशन इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके कैलकुलेशन के आपको सीखने को मिले होंगे, और किस तरीके से आपको पेपर के अंदर बैठ के क्वेश्चन टैकल करने हैं। ये चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने को आज मिली होंगी। आपको यही चीज़ें अप्लाई करनी है अगर पेपर के अंदर अच्छा करके आना है तो, और पेपर को विद इन द टाइम लिमिट आपको करना है। तो ये चीज़ें अप्लाई करनी होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।